अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आवाज़ मेरी अगर क्लियर आ रही है तो वेरीफाई कर दें। कुछ मिनट्स में स्टार्ट करते हैं फिर। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेक्शन बी। सो कुड एनीवन रिमाइंड मी, लास्ट क्लास में, अच्छा आपकी इस वीक की पहली क्लास है ये, एंड लास्ट वीक आई थिंक हमने क्विज़ किया था, एंड क्विज़ वाज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस के ऊपर शायद हमने बात की थी, राइट। रिलेशंस के ऊपर हम बात कर रहे थे। रिलेशंस के चैप्टर को मैं ज़रा ओपन कर लूँ आपके सामने, स्क्रीन भी शेयर कर दूँ, और उसके बाद जो है वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली हमने रिलेशंस पढ़ लिए थे कि रिलेशंस क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड जो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ जो उसकी हैं उनको भी हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था। सो स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ओके, मैंने शेयर नहीं किया अभी, एक मिनट। हाउ अबाउट नाउ? आई थिंक नाउ इट्स विजिबल टू यू ऑल. This was what we were discussing in last class. So तमाम तर प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके थे। इसको मैं दोबारा आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। हमने ये कहा कि रिलेशंस क्या होते हैं। हमने कहा रिलेशंस आर जस्ट लाइक फंक्शंस, बट फंक्शन की एक ब्रॉडर टर्म है रिलेशंस। एवरी फंक्शन इज़ आल्सो अ रिलेशन, क्योंकि फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को अगर हम हटा दें तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर रिलेशंस, यानी कि एक प्री इमेज की आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि फंक्शन में नहीं होती। और इसी तरह एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये हम रिलेशन कहते हैं इन चीज़ों को। फंक्शन को भी हम रिलेशन कह सकते हैं। एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। सो फिर हमने देखा कि ये एक सेट पे भी हो सकते हैं रिलेशन, और एक से ज़्यादा सेट्स पे भी हो सकते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक सेट का रिलेशन है तो दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि ए क्रॉस ए का सबसेट है वो। और अगर मैं ये कहता हूँ कि एक से ज़्यादा सब जो सेट्स हैं उनका रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, देन एक्चुअली आई एम सेइंग दैट दैट रिलेशन इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर बी क्रॉस सी, या फिर बी क्रॉस ए, वट एवर दैट केस माइट बी। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने कहा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ज़रा सा अगर मैं इसको रिकैप करवा के थोड़ा सा नटशल में बताना चाहूँ तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर आपके सेट के तमाम सेम एलिमेंट्स वाले ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हों। यानी अगर आपके सेट में मौजूद है 1 2 3, ठीक है, तो रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। अगर कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर तरह के मेंबर्स के डबल जो है सेम ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, 1 1 2 2 3 3। अगर 4 भी आपके पास मौजूद है तो 4 4 भी होना चाहिए। तो ऐसे को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हम ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट भी मौजूद हो। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं उनका उलट मौजूद है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 2 5 है तो 5 2 भी होना चाहिए, 5 6 है तो 6 5 भी होना चाहिए। अगर कोई एक भी ऐसा है कि भाई 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो दैट रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वो होता है जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट मौजूद हो। देन ट्रांजिटिव की बात हमने की। ट्रांजिटिव ये होता है कि अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी रिलेशन में और एक ऑर्डर्ड पेयर है बी सी, तो फिर ए सी भी होना चाहिए। ये है ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी, कि अगर आप कहते हो कि 1 2 है और 2 3 है तो फिर 1 3 भी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले का होना चाहिए। अगर दो फर्स्ट का लास्ट वन और सेकंड का फर्स्ट वन और सेम आ जाते हैं तो फिर दोनों के जो अलहदा रहते हैं उन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। एक्स वाई है और वाई जेड है तो फिर एक्स जेड भी होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी इसमें हमने डिस्कस की थी जो कि यहाँ पर अभी लिखी हुई नहीं है, वो है इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेम वाले कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में ये है कि सेम वाले सब एग्जिस्ट करें, 1 1 2 2 3 3 जितने भी हैं। और इररिफ्लेक्सिव वो प्रॉपर्टी है जिसमें सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना करे, यानी 1 1 भी ना हो, 2 2 भी ना हो, 3 3 कोई भी। अगर कोई 3 3 भी आ गया ना बीच में तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इररिफ्लेक्सिव वो होगा जहाँ पर सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना करे। फिर हमने बात की एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर उलट मौजूद है ना किसी का, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए।
सिमेट्रिक ये था कि भाई 2 3 का उलट होना चाहिए, दैट्स इट। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर उलट है ना, 2 3 का उलट 3 2 मौजूद है, तो फिर 2 और 3 बराबर होने चाहिए। यानी कि 2 3 का उलट 3 2 नहीं होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक में, बल्कि 2 2 का उलट 2 2 होना चाहिए। यानी कोई ऐसा उलट एग्जिस्ट ना कर रहा हो जिसमें दोनों मेंबर्स बराबर ना हो। अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों मेंबर बराबर वाला ही एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके अलावा किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज एंटीसिमेट्रिक। देन हमने देखा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर अगर कोई उलट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेट मी थिंक एसिमेट्रिक क्या होता था, अगर कोई, देख लेते हैं हम थोड़ा सा आगे चल के, आई होप, आई वॉज कॉन्फिडेंट मुझे याद आ जाएगा बट आई गॉट कन्फ्यूज्ड। राइट, एसिमेट्रिक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए लाजमी। अगर किसी एक का भी उलट एग्जिस्ट कर रहा है ना तो वो एसिमेट्रिक नहीं। एसिमेट्रिक वो होगा जिसमें कहीं पर किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यानी कि 1 1 भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, सेम वाला भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो और दूसरा भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो। 2 3 का उलट अगर 3 2 मौजूद है, दैट इज नॉट एसिमेट्रिक। 2 3 है, 5 2 है, 6 9 है, ओके, दिस इज एन एसिमेट्रिक रिलेशन। फिर हमने इसकी कुछ लेमास देखे थे कि भाई ये हो सकता है कि एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, साथ साथ सिमेट्रिक भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ना सिमेट्रिक हो ना एंटी सिमेट्रिक हो। और यानी कि एक के होने की, एक का हो जाना दूसरे के लिए गारंटी नहीं है कि अगर ये है तो फिर, हाँ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कहीं आप ये सोचें कि अगर एक रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं है तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, बट दैट्स अप टू यू कि आप इसको कितनी तरह से सोच सकते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो लाजमी वो एसिमेट्रिक हो? दैट्स अप टू यू, फाइंड आउट। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। इट डजंट डिपेंड ऑन केसेस, इट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। फिर हमने आखिरी बात ये की थी कि बिकॉज ऑल द रिलेशंस आर स्पेसिफिकली सेट्स, हर रिलेशन सेट ही होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, तो इस वजह से इसके ऊपर वो तमाम ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं जो कि एक आम सेट पर होते हैं, जिनमें कॉमनली नॉन 3 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो चूंकि आप सेट की बात कर रहे हो तो आप इनका यूनियन, आप दो रिलेशन को यूनियनाइज कर सकते हो, आप दो रिलेशन को इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक आम फंक्शन, आम सेट को जो है वो इंटरसेक्ट या यूनियनाइज करते हो। सो दैट्स ऑल ऑफ दोज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन रिलेशंस एज वेल। ये भी हो सकता है कि आप दो सिमेट्रिक रिलेशन का यूनियन लो और हो सकता है कि नेक्स्ट जो रिलेशन आए वो सिमेट्रिक ना हो। ये भी हो सकता है आप दो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हैं, आप उन दोनों का जो है वो लो इंटरसेक्शन लो और वो इररिफ्लेक्सिव हो जाए। सो इट देयर इज़ नो लॉ अकॉर्डिंग टू दैट, देयर आर सम लॉज, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। इफ़ यू वांट टू फिगर आउट दोज लॉज कौन कौन से हैं, तो देयर आर टन्स ऑफ लॉज, यू कैन गो एंड लुक फॉर देम योरसेल्फ। दिस इज एन एग्जांपल जो कि आप लोग होपफुली आप लोगों ने की होगी, या इस तरह की कोई एग्जांपल आपने खुद देखी होगी। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आ रहे हैं और उस लेक्चर का नाम है कॉम्बिनेट्रिक्स या कॉम्बिनेटोरिक्स, जैसे भी आप कहना चाहें उसको। सॉरी, कॉम्बिनेट्रिक्स, ये है हमारा लेक्चर जो कि आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब ये है कि अच्छा, इट्स गोइंग टू गेट वेरी trivial as well as confusing, just like all of the course of discrete structure has been. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कोर्स में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही थी जो कि हमें इंट्यूटिवली पता लगती जा रही थी कि ठीक है ऐसा ही होता है, हमें पता है कि ये होता है, बट द इशू वाज कि हम उसको डॉक्यूमेंट कैसे करें, कैसे हम उसको लॉजिकल वे में लिखें ताकि अगले बंदे तक हम उसका मतलब अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें। जिस तरह हमने कहा था ना, हम जब प्रूफ्स पढ़ रहे थे तो ये चीज़ हमारे सामने काफ़ी दफ़ा आई थी, बेतहाशा दफ़ा, कि भाई अगर एक बॉल रेड है और आप ये कहते हैं कि वो बॉल ब्लू नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बॉल ग्रीन भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमें पता थी ऑलरेडी कि ऐसा होता है, बट वी ट्राई टू राइट दैट एज अ प्रूफ। हमने उसकी इम्प्लीकेशंस वगैरह लिखने की कोशिश की, कि उसकी टोटोलॉजीज़ वगैरह हमने डिस्कस की। कॉम्बिनेट्रिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है इसी चीज़ से रिलेटेड, और इसमें जो चीज़ें हम सीखेंगे उसकी आउटलाइन आपके सामने है। इस पर मैं बाद में आता हूँ, आउटलाइन आपके सामने है, और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं जो नीचे हैं, और वो चीज़ इतनी बेसिक है कि वो आपको शायद
ये नहीं कहना चाहिए कि आपने वो पढ़ी भी होगी, बल्कि एज ए ह्यूमन वो आपको पता है, बेशक आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। एंड दैट इज़ काउंटिंग। यू ऑल नो व्हाट काउंटिंग इज़। काउंटिंग किस तरह से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करते हैं ना हम चीज़ों को। यही चीज़ हमने आज कॉम्बिनेट्रिक्स में भी पढ़नी है कि काउंट कैसे कर सकते हैं हम चीज़ों को। वही चीज़ जो कि आपने इसमें मॉन्टेसरी में या नर्सरी में ए से स्टार्ट की, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली हम वो चीज़ें उस लेवल पर नहीं देखेंगे, हम उस काउंटिंग को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाकर एडवांस लेवल पे देखेंगे कि अच्छा और किस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं हम, क्या बेहतर तरीके हैं काउंट करने के। लेट्स सपोज 10 लाख चीज़ें आपके सामने हैं, आप काउंटिंग करने लग जाएं, तो अगर आप उसी लेवल पे हैं, वही नर्सरी लेवल पर हैं, और आपको कहा जाता है काउंटिंग करें, तो आप फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही काउंटिंग करेंगे। आपको पता है कि ये चीज़ 10 लाख हैं, लेट्स सपोज, मुझे पता है बहुत सारी हैं, तो काउंटिंग करना क्या ऐसे सही रहेगा? नो। यहाँ पर एडवांस्ड काउंटिंग आ जाती है, और उस काउंटिंग में लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि यार बजाय इसके कि मैं ये सारा काउंट करूँ, मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले एक हिस्सा काउंट करता हूँ, एक दूसरे बंदे को लगा देता हूँ दूसरा हिस्सा काउंट करने में, वो जब 6 के 6 काउंट कर लेंगे, मैं सबको ऐड कर दूंगा, जवाब आ जाएगा मेरे पास। मैं क्या 1 2 3 4 करता रहूँ और 10 लाख तक खुद काउंट करूँ? ये तरीका हो गया ना काउंटिंग करने का। इसी तरह के तरीके हम डिस्कस करेंगे। हम प्रोडक्ट रूल देखेंगे, हम सम रूल देखेंगे, हम पाई रूल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा बात करेंगे इसकी, पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। रिमेंबर दैट पिजन होल प्रिंसिपल, जब हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की बहुत ही इनिशियल क्लासेस में थे, तब हमने इस चीज़ का नाम लिया था, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर। इट्स ओके इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, बट इसको भी हम डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, यू ऑलरेडी नो दैट, अ लिटिल अबाउट दैट, हम दोबारा उसको रिपीट कर लेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ लॉज, कुछ लेमास, कुछ थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, बट हम इस सेमेस्टर में उस कोर्स में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज एंड बिकॉज ऑफ के ये ऐसी चीज़ है जिसका आगे जाकर उस हद तक आपको यूज़ फ़िलहाल नहीं होगा। इस वजह से हम इसको स्किप भी कर सकते हैं फ़िलहाल, बट इट इज़ नेसेसरी कि आप इसको पढ़ लें। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट कोर्स आने से पहले अगर पढ़ लेंगे तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जनरलाइजेशन की हम बात करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की। एल्गोरिदम्स को मैं यहाँ पर स्किप करूँगा, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर होल डिग्री, बट वाई वुड आई बी स्किपिंग दिस एल्गोरिदम टॉपिक इज़ बिकॉज कि इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में, और इसकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो आप जाकर पढ़ोगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में। सो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम फ़िलहाल इस कोर्स में स्किप कर देंगे। लेट्स सपोज जैसे कि इसमें पता है क्या होता है एल्गोरिदम्स वाले इसमें आउटलाइन में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हमें ये समझना है कि एल्गोरिदम होता क्या है, उसको लिखा किस तरह से जा सकता है। जिस तरह आप लिखते हैं, सूडो कोड बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, होता किस तरह से, लिखा किस तरह से जाता है। उसमें अगर आप लूप लगाते हैं तो वो लूप कितनी दफ़ा रन होता है, अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाता है तो वो कितनी दफ़ा रन होगा, और टोटली आपकी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा रन हो रही होंगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता हैं, जो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में की हैं। और इससे जो एडवांस्ड चीज़ें हैं, जब आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के कोर्स में आएंगे तो आप दोबारा बेसिक्स भी पढ़ेंगे और एडवांस भी पढ़ेंगे। सो इट्स ओके इफ़ वी स्किप दिस इन दिस कोर्स, but whenever I say I skip, I tell you कि I am skipping those that in our class session, but you should understand that in your own time before going like कि ठीक है टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आगे जाकर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। It would be so good if you understand this beforehand. So let's start with what are the motivations behind combinatorics। ये पूरी जो हमने आउटलाइन देखी जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे, what is the motivation behind it, what was the motivation that this became a single topic rather than a bunch of topics just included in some bigger topics. So combinatorics is the study of collection of objects, specifically counting of those objects, arrangement of those objects, derangement of those objects along with their mathematical properties. Combinatorics is basically when you want to study a collection of objects
रिमेंबर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जब मैं बात करता हूँ तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को और क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दें। कॉम्बिनेट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ collection of objects. What is a collection of objects? What do we name the collection of objects? क्या कहते हैं हम collection of objects को discrete mathematics में? Good, अक्सा जावेद, sets. So we are specifically वही हम sets की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये कह रहे हैं combinatorics भी sets की स्टडी है, but no, the definition doesn't end here. It's saying we are specifically interested in counting of those objects. अरेंजमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, अगर आप लिखते हैं एक सेट में 1 2 3 है तो आप उसको कितनी तरह से लिख सकते हैं, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, आप उसको 2 1 3 भी लिख सकते हैं, आप उसको 3 2 1 भी लिख सकते हैं. हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज दोज नंबर्स, दोज कलेक्शन, दैट कलेक्शन. डिरेंजमेंट उसकी क्या है, यानी कि किस तरह से आप उसको जो है वो डिरेंज कर सकते हैं, यानी कि उसमें से अगर आप एक चीज़ निकाल दें तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, या उसमें कोई कितनी तरह से और चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, काउंट किस तरह से कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर मैथमेटिक, और उनकी क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हमारा फोकस ज़्यादातर कॉम्बिनेट्रिक्स में इस चीज़ पर रहेगा. सेट्स को तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और हमें पता है कि सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, तो हम सेट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम सेट्स के ऊपर सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को काउंट किस तरह से किया जाए इस चीज़ के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा. एंड वी नो दैट काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एनालाइज एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूट डिस्क्रीट पॉसिबिलिटीज. ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप एल्गोरिदम को एनालाइज करने चाह रहे हैं. दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का कोर्स जब आप पढ़ेंगे. बट लाइक आई सेड कि जब एल्गोरिदम को आप एनालाइज करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि लूप कितनी दफ़ा चल रहा है जी, और आपकी एक स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चल रही है, आपका एक फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल होगा, कितनी दफ़ा प्रिंट होगा. दीज आर ऑल्सो काउंटिंग्स. ओरिजिनली कॉम्बिनेट्रिक्स वॉज मोटिवेटेड बाई गैम्बलिंग. Counting configurations is essential to elementary probability. Combinatorics को सबसे ज़्यादा इनपुट जब मिली ना मैथमेटिक्स में, उसके पीछे गैम्बलिंग का हिस्सा था. गैम्बलिंग का मतलब होता है चांस पर छोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है, यानी कि उस चीज़ को किसी चीज़ को कंट्रोल ना करना और अल्लाह तवक्कल छोड़ देना कि भाई जो होगा देखा जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग, ठीक है. अच्छा, गैम्बलिंग ज़्यादातर यूज़ होती है जब आप जो है क्या कहते हैं किसी चीज़ को चांस पे छोड़ते हैं. लेट्स सपोज आपने एक डाइस रोल की, ठीक है, आप कहते हैं कि यार ये डाइस में रोल कर रहा हूँ और अगर 4 आ गया इस डाइस पे तो फिर लेट्स सपोज मैं आपको 1000 रुपये दूंगा. और वो आप डाइस रोल करते हैं, अब आपके वो 1000 रुपये किसी की मेहनत पर नहीं है बल्कि वो डाइस के रोल पर हैं, वो किस्मत पर हैं. दैट इज़ गैम्बलिंग. कॉम्बिनेट्रिक्स ज़्यादातर गैम्बलिंग से मोटिवेटेड है. अगर आप इस तरह की, जिस तरह की मैंने अभी कहा ना कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा अगर डाइस रोल होती है और 4 आ जाता है उसके ऊपर, तो आई वुड लाइक टू नो, मेरा पैसा है, आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट आर द चांसेस कि 4 आ जाए. देयर कम्स प्रोबेबिलिटी कि भाई क्या कितने चांस हैं कि 4 आएगा. कैन यू टेल मी, इट्स आउट ऑफ द टॉपिक या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैं अगर एक डाइस रोल करता हूँ उसके ऊपर अगर 4 आ गया तो आई विल से कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा. व्हाट आर द चांसेस के 4 आए डाइस रोल करने पे? डज एनीवन नो? गुड, हरनान. एनीवन एल्स? नॉट हसन सलीम. नॉट 50-50. देयर इज नॉट 50-50 चांस के 4 आए या ना आए. This is where probability gets interesting because to a layman अगर आपको probability का अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो a layman would think कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, यानी कि 50-50 चांस हो गया. But no, it's not a 50-50 chance. It's 1/6. The probability is 1/6, not 1. Like Zaid is saying, sorry. Probability is 1/6. How is it 1/6? Because there are 6 faces on a dice, and all of those 6 faces would have equal opportunity to be presented. ठीक है? So I'm not getting into the detail of that, but because there are 6 possible outcomes and one of them is 4, this is why the probability of having 4 on that dice roll is 1/6, because there is 1 4 and there are 6 possibilities. So
Again, counting. We are trying to count how much possible scenarios there are. How many times can we do that? How many combinations can a dice roll have? And that sort of things. Like a simple example जैसे यहाँ पर दी हुई है, how many arrangements are there of a deck of 52 cards? कितनी अरेंजमेंट्स हैं 52 कार्ड्स के डेक की? कार्ड्स अगर आपने खेले हों या आपने कहीं देखा हो, अगर आपने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स पढ़े हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती ही है हमेशा. कभी भी ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नहीं पढ़ सकते आप जिसमें कार्ड्स की जो है वो एग्जांपल ना दी जाए. देयर आर 52 डिफरेंट कार्ड्स एंड यू शफल दोज कार्ड्स. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ say one card having been shuffled with another? या how many arrangements can there be? Like अगर मेरे पास दो चीज़ें हैं ना, ए बी, दो कार्ड्स हैं, एक कार्ड का नाम है ए, एक कार्ड का नाम है बी, तो उनको कितने तरीक़ा से मैं कर सकता हूँ अरेंज? मैं दो तरीक़ों से कर सकता हूँ, या तो ए बी पहले ए रखूँ फिर बी, या रख दूँ पहले बी और फिर ए. दैट्स इट. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अरेंज करने का. लेकिन अगर मैं ये कार्ड तीन कर देता हूँ, ए बी सी, तो अब दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि और ज़्यादा हो जाते हैं. ए बी सी बी सी ए, बी ए सी बी ए, राइट. ये 4-5 तो मैंने अभी गिनवा दिए. टोटल आई थिंक 8 या 6 होते हैं. अगेन आई एम कमिंग ऑन टू काउंटिंग. सो इन एडिशन कॉम्बिनेट्रिक्स कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ टेक्निक एज वेल. कॉम्बिनेट्रिक्स प्रूफ टेक्निक के लिए भी अब यूज़ हो सकता है. वो हमने, आपको याद है हमने पढ़ी थी प्रूफ टेक्निक्स. डायरेक्ट प्रूफ भी होता है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म भी होती है. ये तरीक़ेकार थे किसी चीज़ को प्रूफ करने के. इन्हीं तरीक़ेकार के साथ एक तरीका कॉम्बिनेट्रिक प्रूफ भी हो सकता है. कॉम्बिनेट्रियल प्रूफ कहा जाता है उसको. और वो क्या करता है? वो कॉम्बिनेट्रिक्स को यूज़ करता है इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग. कि भाई मैं ये कहूँगा कि देखें ये तीन चीज़ें हैं ना, इनको आप 9 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, तो इससे ये प्रूव हो गया ना कि आप 10वें तरीके से अरेंज नहीं कर सकते. तो मैंने क्या यूज़ किया? मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेट्रियल प्रूफ यूज़ किया. सो लेट्स स्टार्ट. काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. काउंटिंग के दो रूल हैं, एक प्रोडक्ट रूल है और एक सम रूल है. एक प्रोडक्ट रूल है और एक सम रूल है. दो रूल्स हैं काउंटिंग के. प्रोडक्ट रूल ये क्या कहता है कि इफ़ टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट्स, दो चीज़ें, दो काम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से मुबर्रा हैं, इंडिपेंडेंट. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी एक दूसरे से मुबर्रा नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है. विच मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन अनदर. Maybe the other thing is not dependent on the first thing, but first thing is dependent on another. So in either case they are not mutually exclusive. So if that is the case, अगर दो काम mutually exclusive नहीं है, एक काम के होने से ही दूसरा काम होगा, और जब तक एक काम नहीं हो जाता तब तक दूसरा काम नहीं हो सकता. ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. तो इस चीज़ में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. किसमें? वी डू देम सेपरेटली. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. ठीक है, सो वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. ये जो चीज़ है ना, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा जब आप नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ें. ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, दैट इज वी डू देम सेपरेटली, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. वी डू देम सेपरेटली. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब होता है कि वी डू देम सेपरेटली, अलग अलग कर सकते हैं हम उनको. बट वी आर टॉकिंग अबाउट टू इवेंट्स दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच मीन्स दैट वी कैन नॉट डू देम सेपरेटली. ठीक है, वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, बोथ ऑफ द थिंग्स विल बी डन साइमल्टेनियसली आफ्टर वन अनदर. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल इज दैट के अ प्रोसीजर कैन बी अकम्प्लिश्ड विद टू डिसजॉइंट सब टास्क्स. लेट्स सपोज कि एक प्रोसीजर है जो कि दो मुख्तलिफ सब टास्क्स पे डिपेंडेंट है. एक टास्क को करने के n1 वेज हैं, दूसरे टास्क को करने के n2 वेज हैं. तो देर आर n1 मल्टीप्लाई बाय n2 वेज ऑफ डूइंग द ओवरऑल प्रोसीजर. एक काम को करने के n1 वेज हैं, एक काम को करने के n2 वेज हैं.
तो देयर आर n1 मल्टीप्लाई बाय n2 वेज ऑफ डूइंग दैट होल थिंग। बात फॉलो कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ, लेट मी ओपन नोटपैड और उस पर हम थोड़ा सा बेहतर समझ सकेंगे होपफुली। Sorry, not this one, this thing. The meeting will end in 10 minutes and we will rejoin. Remember that. Okay. अगर मैं ये कहता हूँ एक टास्क है से ए, एक टास्क है और एक है बी टास्क, इसको करने के 3 वेज हैं। एक वे ये है, एक वे ये है और एक वे ये है। 3 तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। और एक टास्क बी है, इसको करने के 2 वेज हैं। एक आप ऐसे कर सकते हैं, एक आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर को रिमेंबर कि ये सारा प्रोसीजर एक ही हो रहा है। ये 2 सब टास्क हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, तो सब टास्क ए और सब टास्क बी। टोटल करने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं क्यू वाला मेथड लूँ ए करने के लिए और एक्स वाला मेथड लूँ बी करने के लिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं क्यू वाला मेथड लूँ ए करने के लिए और वाई वाला मेथड लूँ बी करने के लिए। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं डब्ल्यू वाला मेथड लूँ ए करने के लिए और एक्स वाला मेथड लूँ बी करने के लिए। फोर्थ वन वुड बी दिस, फिफ्थ वन वुड बी this, and sixth one would be this. How many are these? These are 6, which is what? 3 multiply by 2. 3 ways of doing subtask A, 2 ways of doing subtask 2, then the collective number of ways that the whole procedure could be done is 3 multiply by 2. What did we do here? We applied the product rule. Understood? So प्रोडक्ट रूल स्टेट्स कि अगर आप 2 इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि क्या कहते हैं 2 इवेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और दोनों इवेंट के एक के तरीक़ेकार n1 है, एक के तरीक़ेकार n2 है करने के, और आप जब उस पूरे को काम करना चाहेंगे तो यू विल हैव 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या n1 मल्टीप्लाई बाय n2 वेज ऑफ डूइंग द होल थिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला रूल है सम रूल, और सम रूल ये कहता है कि इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच मीन्स कि हम उन दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं। हम एक ही वक्त में एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, हम उनको एक साथ क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक चीज़ हो रही हो और उसके साथ साथ दूसरी नहीं हो सकती। ठीक है, जब हमने कहा था ना एक चीज़ दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ होगी, या एक चीज़ हो रही होगी तो दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हो रही है और दूसरी ना हो। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब है कि दोनों एक ही वक्त में नहीं हो सकते, दोनों एक ही वक्त में नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट है। एक हो जाएगा उसके बाद दूसरा होगा, इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि एक होगा तभी दूसरा होगा, एक होगा या दूसरा होगा, दैट्स इट। इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल भी लेता हूं अभी थोड़ी देर में। लेट मी जस्ट रीड इट आउट। इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच मीन्स दैट कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, देन वी मस्ट अप्लाई द सम रूल। एंड व्हाट इज द सम रूल? दैट एन इवेंट या अ सब टास्क, जिस तरह से अभी मैंने ए और बी की एग्जाम्पल ली, ए को करने के n1 वेज हैं, लाइक इन दिस एग्जाम्पल ए को करने के 3 वेज हैं और E2 को करने के n2 वेज हैं। n2 हमारे पास यहाँ पर है b, सॉरी 2। ए को करने के 3 वेज हैं, बी को करने के 2 वेज हैं, यानी कि E1 को करने के n1 वेज हैं, E2 को करने के n2 वेज हैं, और साथ ही साथ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ए और बी, विच मीन्स कि ऐसा कोई भी वे नहीं है, ऐसा कोई भी वे नहीं है जिसमें आप दोनों को एक साथ कर सकें। दोनों अलग-अलग हैं, एक पूरा होगा फिर दूसरा होगा,
दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं हो सकता, पहला हो रहा है तो दूसरा काम नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हो रहे हैं काम, ठीक है। सो इफ दैट इज द केस, E1 and E2 are mutually exclusive, then the number of ways both events occurring is N1 plus N2। कैसे? इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ, ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया ना, इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसको करने के 3 तरीके हैं QWE, इसको करने के 2 तरीके हैं XY, तो भाई टोटल कितने तरीके होंगे अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं? तो एक तरीका ये होगा कि Q से A हो, रिमेंबर अब Q के साथ X नहीं हो सकता, X अलग होगा। एक तरीका ये है कि X हो, एक तरीका ये है कि Y हो, एक तरीका ये है कि W हो, एक तरीका ये है कि E हो, एक तरीका ये है कि Y हो। हाँ सॉरी, Y मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। पूरा प्रोसीजर करने के सिर्फ यही तरीके हैं, क्योंकि आप Q के साथ X नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि Q हो रहा है और फिर X हो रहा है, Q हो रहा है और साथ साथ B Y से हो रहा है। नो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक वक्त में एक ही काम हो रहा होगा। तो एक वक्त में पहले दो काम हो रहे थे साथ, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे, Q X दोनों साथ हो रहे हैं, लेकिन अब अलहदा अलहदा होंगे। Q होंगे तो उसके साथ दूसरा काम नहीं हो रहा होगा, इसी तरह X होगा तो उसके साथ कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। अच्छा, X के साथ Y भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही काम करने के 2 तरीके हैं ना। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो X से कर रहे हैं, ओके, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो Y से कर रहे हैं, अगर आप A काम कर रहे हैं तो या तो Q से करोगे या W से या E से। तो टोटल करना कि टोटल ये प्रोसीजर कितने तरीके से हो सकता है, दैट इज 3 + 2, दैट इज 5। तो हेयर वी अप्लाइड द सम रूल कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन द नंबर ऑफ वेज कैन बी बोथ इवेंट्स अकरिंग इज N1 + N2। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल पर आते हैं, एंड देयर आर वेरी ओके, वेट अ मिनट, all right, sorry about that. So let's dig into some of the sum rules in a more detailed way. ज़रा इस पूरी स्लाइड को देखें, इसमें आप ये देखेंगे कि सम रूल अप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है हर जगह पे, और आप ये भी देखेंगे साथ साथ कि यूनियनाइजेशन भी हो रही है, यूनियंस हो रही हैं, यानी कि हम सेट्स को डील करेंगे और हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट को भी डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनैलिटी, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट? ऑल राइट, गुड, ओके, ऑल राइट, कुड यू गाइस सेंड मी योर आंसर्स अगेन प्लीज़? 1-2 के जवाब मैंने जासिर के देखे थे, शायद एक और स्टूडेंट का था, रिकनेक्ट हो गए हम, इसलिए आपकी चैट जो है वो रिमूव हो गई है। काइंडली दोबारा काइंडली भेज दें सब, फिर इस पर डिस्कशन करता हूँ मैं। ओके, गुड, आई होप कि आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं ये बगैर सर्च किए दिए हों, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड दे आर वेरी लाइक लॉजिकल डिस्क्रीट डेफिनेशंस ऑफ द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। 1-2 ने जो है जवाब थोड़े से नॉर्मल वे में दिए हैं, आई एज्यूम कि उन लोगों ने तो शायद सोच के ही दिए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, हसान सलीम कह रहे हैं, हनान अहमद कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, वलीद अहमद कह रहे हैं नंबर एलिमेंट्स, यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिन पर मुझे शक है कि शायद उन्होंने सर्च करके दिया है, शक है सिर्फ, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग इतनी अच्छी इंग्लिश या इतने अच्छे डिस्क्रीट वे में नहीं लिख सकते, it's a very good thing अगर आप इतने अच्छे वे में लिख सकते हैं। लाइक नासिर सईद इज सेइंग द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो ओके, राइट, अगर आप इतना ही ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और भी आप ऐड कर देते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन हो जाती है, वो ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, बट वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द सेट्स, ठीक है। और इसी चीज़ को आगे जाकर एक दूसरे स्टूडेंट ने सही कह दिया है, एंड असद कह रहे हैं, असद ही है ये पूरा नाम आई थिंक, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट is called the cardinality of a set, the number of finite elements, finite distinct element in a set. So yes, we are actually saying कि भाई सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, that is the cardinality of set.
and the cardinality of set is referred to is shown by using these two bars of your absolute function. Remember absolute function में भी यही bars यूज़ होते हैं. तो ये bars अगर आप लगा देंगे एक function के नाम के अंदर, नाम के बाहर, तो इसका मतलब है कि you are talking about the number of elements of the sets, not the element of the sets, not the set itself, but only the number of elements, unique elements, distinct elements that are residing in a set. So let's start with this slide. There is a natural generalization of any sequence of m tasks. एक नेचुरल जनरलाइजेशन है. अगर आप अभी तक हम दो टास्क की बात कर रहे थे ना, n1 करने के कितने तरीके हैं, और सॉरी e1 करने के n1 तरीके हैं, e2 करने के n2 तरीके हैं. दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वी वुड से कि इन दोनों को करने के n1 प्लस n2 तरीके हैं. दैट्स इट. लेकिन लेट्स सपोज दो टास्क नहीं है, देयर आर m टास्क. हाउ मेनी टास्क? m फॉर मनी. m टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो देयर विल बी E1, E2, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6 अप टू इवेंट m. वो m कैन बी 10, एट दैट m कैन बी 100, दैट m कैन बी 2 स्टिल. सो अगर आप m टास्क कर रहे हैं और हर एक टास्क को करने के डिफरेंट तरीके हैं, E1 को करने के N1 तरीके हैं, E2 को करने के N2 तरीके हैं, E3 को करने के N3 तरीके हैं, अप टू EM को करने के NM तरीके हैं. ठीक है जी. अब अगर ये सारे के सारे E1 से लेके EM तक सारे के सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो ये सारे टास्क करने के कितने वेज होंगे? We will apply some rule because we said कि these are mutually exclusive. And कितने ways हो सकते हैं? N1 plus N2 plus N3 plus let's suppose M था 10, तो plus N9 plus N10. इतने ways होंगे पूरे प्रोसीजर को करने के. तो ये वही बात की हमने जो कि अभी पिछली स्लाइड में भी हमने की थी, बस हमने दो के बजाय दो से ज़्यादा इवेंट्स को डील किया है यहाँ पे. तो जनरलाइज कर दिया हमने ये नहीं कहा कि 2 के लिए है या 3 के लिए है, m इवेंट्स के लिए है, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं. जनरलाइज का मतलब ये है कि नाउ यू आर यूजिंग वेरिएबल्स, नॉट जस्ट अ नंबर. अब ज़रा यहाँ पर देखें कि इसको मैं सेट्स में किस तरह से कन्वर्ट करता हूँ. वी कैन गिव अनदर फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ सेट्स. इसी चीज़ को हम सेट्स के तौर पर भी समझ सकते हैं. हाउ? लेट A1, A2, A3 अप टू AM be pairwise disjoint sets. Which practically means they are disjoint sets. All of these sets are disjoint sets, which means there is not one way to do A1 and the same way to do A2 as well. ज़रा गौर से समझिएगा ये बात, because it can get a little confusing or a little complicated, not confusing. Task A1, task A2, task A3 up to task AM. M can be 9 or 10 or 100 or whatever. A1 को करने के लेट सपोज दो तरीके हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है. A2 को करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है. A3 को करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है. इसी तरह और भी तरीक़ेकार हैं बीच में जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं. AM को करने के तरीके हैं जी P और Q. अब इसको ज़रा समझें और मुझे आप ये बताएं, ये सारे इवेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं? सेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, जो कि मैंने पहले भी किया था लेकिन मैंने नाम सेट का यूज़ नहीं किया था उस वक्त. ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं? विच मीन्स कि कोई ऐसा तरीका तो नहीं है कि आप उससे दो काम कर सकें. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि जिससे एक से ज़्यादा काम हो रहे हो. दोबारा आपको मैं 1 मिनट के लिए स्लाइड पर ले जाऊंगा एंड सी व्हाट इज इट सेइंग. टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच मीन्स दे कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम. एक इवेंट हो रहा हो तो दूसरा नहीं हो सकता. दोबारा हम इस पे आते हैं.
क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? यस या नो? थोड़ी सी हिंट है इसमें अगर आप पिक करना चाहें तो। ग्रेट, गुड। हन्नान कह रहे हैं नो। यासिर आजम ने नो के साथ वजह भी बता दी है। हन्नान अगर आप मुझे वजह भी बता दें या और कोई स्टूडेंट कुछ लिख के बताना चाहे तो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई विल बी ग्लैड टू अंडरस्टैंड दैट। ग्रेट, राइट। हन्नान का जवाब भी वही है जो कि जासिर का जवाब है। एनीवन एल्स? डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज इवेंट्स A1, A2, A3 अप टू AM आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? द करेक्ट आंसर इज नो, दे आर नॉट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वाई? बिकॉज देर इज अ वे जिससे मैं एक से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। जैसे कि लेट सपोज मैं कहता हूँ भाई मैं W से A1 को W से करता हूँ, तो जब मैं A1 को W से कर रहा हूँ तो उसके साथ तो कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। R कर रहा हूँ, कोई और काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप A1 में Q को देखें, जब मैं A1 को Q से करने लगता हूँ ना तो AM भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप Q से कर रहे हो A1 को तो Q करना AM का भी तरीका है। AM भी आप कर सकते हो Q से, तो अगर आप Q वाला मेथड लेते हो तो A1 भी हो जाता है, AM भी हो जाता है। और यही चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिविटी को ख़त्म करती है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप दो इवेंट एक साथ अकर हो जाए। Q के केस में दोनों इवेंट एक साथ A1 और AM दोनों अकर होना शुरू हो जाएंगे। तभी हमने कहा कि माउस कर्सर मेरा फॉलो करें आप, तो वी आर सेइंग कि अगर आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि सेट की ज़बान में वो क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। किसी में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होगा। जिस तरह Q, W, A1 और AM डिसजॉइंट नहीं है। A1 A2 है, A2 A3 है, A3 A1 है, A3 AM है, लेकिन A1 AM जो है ये डिसजॉइंट नहीं है, विच मीन्स इसके ऊपर हम सम रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस इज K। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिस तरीके से एक ही वक्त में एक से ज़्यादा इवेंट्स अकर हो रहे हो। Q करते हैं तो सिर्फ A1 होता है, T करते हैं तो सिर्फ A2 होता है, Y करते हैं तो सिर्फ A3 होता है, P करते हैं तो सिर्फ AM होता है, दैट्स इट। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे एक से ज़्यादा इवेंट अकर हो रहे हों, विच मीन्स नाउ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ वी कैन अप्लाई द सम रूल, एंड व्हेन वी अप्लाई द सम रूल, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डू दैट? फॉर एग्जाम्पल, इसको करने के कितने तरीके हैं जी? 2 तरीके हैं ना, 2 तरीके हैं। इसको करने के भी 2 तरीके हैं, इसके करने के भी 2 तरीके हैं। लेट सपोज बीच में करने वाले इनके भी कोई कुछ वेज हैं करने के, 3 वेज हैं या 4 वेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में, और इसको करने के से 6 वेज हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे टोटल वेज इसको करने के? 2 + 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर एडिंग प्लस 2 + 2 + 2 प्लस वॉट एवर इज इन बिटवीन +6, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस इट वुड बी, अगर आप सिर्फ 2 ही लेकर चलते हैं और बीच में से मैं इन दोनों को भी मिटा देता हूँ तो इट वुड बी 8, ठीक है। लेकिन बीच में भी कुछ चीज़ें हैं तो वी कैन नॉट बी श्योर कि ये 8 या 10 ही है, इट कैन बी मोर, राइट। सो ये बात तो हो गई कि आपने इसको सम रूल अप्लाई कर लिया। अब देखें ज़रा कि अगर आप इसको सेट की ज़बान में समझे ना, चले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अभी मैं 4 तक ही रहता हूँ, लेट सपोज ये 4 ही हैं और इसको करने के 2 ही तरीके हैं, लेट सपोज। तो अगर मैं सम रूल अप्लाई करता हूँ, इसको मैं AM नहीं A4 कह देता हूँ, सम रूल अप्लाई करता हूँ तो आई विल से कि ओके इन सबको करने के कितने तरीके हैं जी? 2 4 6 8 तरीके हैं, ठीक है। सम रूल अप्लाई कर दिया मैंने, बात ख़त्म हो गई। नाउ द इशू इज़ कि अगर मैं इनको सेट की तरह ट्रीट करता हूँ, यानी कि A1 के 2 एलिमेंट्स हैं, A2 के 2 एलिमेंट्स हैं, A3 के 2 एलिमेंट्स हैं, A4 के 2 एलिमेंट्स हैं, तो अब आप सम रूल अप्लाई करें। अब जब सम रूल आप अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आपको ये मालूम करना है कि इन सब के कितने जो हैं वो टोटल वेज हैं करने के, ये अगर आप सेट की तरह डील करना चाहें तो एक्चुअली आप पता है क्या क्या जो है वो काउंट कर रहे हैं,
आप एक्चुअली काउंट कर रहे हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 की कार्डिनैलिटी। दिस इज द कार्डिनैलिटी that will be calculated as 8। अगर आप सबका यूनियन लें और उसकी कार्डिनैलिटी निकाल लें, आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी डन, दैट यू कैन डू दिस 4 इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कैसे बताएं ज़रा। A1 यूनियन A2 यूनियन A4 यूनियन A3 यूनियन A4 क्या होगा? कार्डिनैलिटी हटा दी है मैंने, सेट बताएं क्या होगा। Q आएगा उसमें, W आएगा उसमें, R आएगा, T आएगा, X आएगा, Y आएगा, P आएगा, K आएगा। क्या कार्डिनैलिटी होगी जी इसकी? What is the cardinality of this A or whatever that number is? 8। Good, right? So देखें, हम सेट के तौर पे समझ रहे हैं तो भी वही काम हो रहा है जो कि हमने सिंपल सम रूल के अप्लाई करते हुए कहा। लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये कहते हो कि आपको इन सब की कार्डिनैलिटी चाहिए, आप इसको लिखे बगैर आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये तो खैर मैंने ऊपर लिख दिया है। ये तो आपने काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट किया आपने। इसको आसान तरीका काउंट करने का ये भी है, जो कि शायद कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भी किया हो, कि अगर आप यूनियन कर रहे हो तो आप A1 की कार्डिनैलिटी निकालें, उसमें ऐड कर दें A2 की कार्डिनैलिटी, उसमें ऐड कर दें A3 की कार्डिनैलिटी, और उसमें ऐड कर दें A4 की कार्डिनैलिटी, which would yet be 8। ठीक है। तो जब भी आप यूनियन निकालते हैं, टोटल यूनियन की कार्डिनैलिटी आपने निकालनी है, तो इसका मतलब है आप सबकी अलग अलग कार्डिनैलिटी लेके उसको प्लस करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जो आपको केस नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये वही केस है जो कि नीचे भी लिखा हुआ है, बस इसने यूनियन यूज़ किया है यहाँ पे और मैंने प्लस यूज़ किया है। कार्डिनैलिटी को हम यूज़ कर रहे हैं तो प्लस ही यूज़ होगा यहाँ पे। दिस इज़ अ मिस्टेक कि प्लस आप यूज़ करें यहाँ पे। तो ये वही केस है जो कि मैंने ऊपर लिखा है अभी। अच्छा, अगली बात पे जाने से पहले इस चीज़ को थोड़ा जनरलाइज़ कर लेते हैं। तो 4 के लिए हमने यूज़ किया ना, इसको थोड़ा सा जनरलाइज़ कर लेते हैं। जनरलाइज़ ऐसे करते हैं कि लेट सपोज कि भाई इसके पास 3 वेज हैं करने के, इसके पास जी 5 वेज हैं करने के। नाम भी मैं दे देता हूँ अलग-अलग, A B C है और इसके पास करना, और इसके पास O से भी हो सकता है ये चीज़, और इसके पास G ये चीज़ F से हो सकती है। आई थिंक अब नंबर सेम है। ठीक है, ये काम इतने तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो कार्डिनैलिटी है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। खैर, मैं इस पर नहीं आना चाह रहा हूँ। मैं ये आना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लेट सपोज 2 और चीज़ें हैं या 10 और चीज़ें, आई डोंट नो कितनी चीज़ें हैं। ये 4 पे एंड नहीं हो रहा है, ये M पे एंड हो रहा है, और M की कार्डिनैलिटी है जी N ऑफ M। ठीक है, और A1 की कार्डिनैलिटी है जी 2 नहीं N1, इसकी कार्डिनैलिटी है N2, इसकी कार्डिनैलिटी है N3, N4 N5 N6 N7, पता नहीं कितनी भी चीज़ें हैं बीच में। एंड हो रहा है M पे, लेकिन उससे पहले M-1 होगा ऑब्वियसली। जैसे कि 3 से पहले 2 है, 3-1, 2 से पहले 1 है, 2-1, M से पहले होगा M-1। इसको करने के भी कुछ तरीके होंगे, फॉर एग्जांपल U, H और G हैं इसको करने के तरीके, जो भी नंबर है वो। तो भाई इसके करने के तरीके N-M-1। N इज़ द नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन डू A टास्क। उससे जो फॉलो हो रही है चीज़, ये वही है जो कि आपको सेट को बता रही है। A1 है, टास्क 1 है अगर, तो उसको करने के कितने वेज हैं? N1 कैन बी 3, N1 कैन बी 5, N1 कैन बी 6। A2 है, इसको करने के N2 तरीके हैं। AM-1 है, इसको करने के NM-1 तरीके हैं। AM है, इसको करने के NM तरीके हैं। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, तो अगर मैं कार्डिनैलिटी निकालना चाह रहा हूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, I don't know how many things are in between, यूनियन AM, अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले AM-1 होगा, वी ऑल नो दैट। इसको अगर मैं काउंट करता हूँ तो अगेन उसी तरह से मैं काउंट करूँगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ A1 निकालो
ऐड कर दो जी कार्डिनैलिटी ऑफ A2, ऐड कर दो, ऐसे ही चलते रहो आप, ऐड करो कार्डिनैलिटी ऑफ AM-1 और ऐड कर दो कार्डिनैलिटी ऑफ AM। ये जनरलाइजेशन हो गई इसकी, ये स्पेशल केस है। अब आपने देखना है, ये आपको जो अब मैं बात बताने लगा हूँ वो सिर्फ मैं बात कहूँगा और आप लोगों ने खुद उसका अंदाज़ा लगाना है कि ऐसा क्यों है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल लेटर, बट होपफुली आपको ये बात वैसे ही समझ में आ जाएगी। ये जो एक जनरलाइज्ड वे मैंने लिखा है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जनरलाइज वे सिर्फ तब काम करेगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, स्टार्टिंग अभी भी वही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि ये रूल तभी अप्लाई होगा व्हेन यू हैव डिसजॉइंट सेट्स। रिमेंबर, अगर ये सेट डिसजॉइंट्स नहीं है ना, तो फिर ये नंबर इसके बराबर नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि इनके यूनियन की कार्डिनैलिटी इनके इंडिविजुअल कार्डिनैलिटी की एडिशन के बराबर है, नहीं हो सकता ऐसे, एक आधे कम हो जाएगी चीज़। होगा ऐसे या नहीं? फॉलो कर रहे हैं बात को? जैसे कि 1 मिनट के लिए एक छोटा सा सेट में लेता हूँ। एक सेट है 1 2, एक सेट है 9 4, चलें 23 कर देते हैं। ये 11 और 23 है और ये 9 और 46 है। इसकी यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? इन दोनों सेट्स के यूनियन की कार्डिनैलिटी ये जो दो सेट्स मैंने लिखे हैं इनकी यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी जी? राइट, 4 होगी, क्योंकि 11 होगा, 12 होगा, 9 होगा, 46 होगा। और अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के तहत पढ़ना चाहूँ तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कार्डिनैलिटी प्लस इसकी कार्डिनैलिटी यूनियन की कार्डिनैलिटी हो जाएगी। इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, 2 + 2 = 4, यूनियन की कार्डिनैलिटी वुड बी 4। लेकिन ये सिर्फ इस केस में क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो अब ये केस ऐसा नहीं बनेगा। अब इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी जी यूनियन की? अब इन दोनों सेट्स के यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? अरे नहीं, घुमा देती है काउंटिंग, बेसिक चीज़ है लेकिन घुमा देती है हन्नान। कितनी होगी कार्डिनैलिटी इसके सेट्स की, यूनियन के सेट की? ओ वाओ, ग्रेट, जासिर आजम भी कंफ्यूज्ड, ग्रेट, फन थिंग। अगेन थिंक ऑफ योर बेसिक्स। सिर्फ घुमा रहे हैं हम, आपकी बेसिक्स को हम छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप तो खुद छेड़ रहे हैं उनको। यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? इट वुड रिमेन द सेम, 4। नो आयशा अजीज, नो, इट वुड नेवर बी 6। इसका यूनियन बताएं क्या होगा भाई? चलें जी यूनियन पढ़ते हैं दोबारा। यूनियन बताएं क्या होगा, क्या क्या नंबर आएंगे यहाँ पे, लिख के भेजें ज़रा। दोबारा चलते हैं जी 10 साल पीछे। सही है ना, अकल ठिकाने आई? क्या आएगा यूनियन में? 9 11 23 46। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो रही थी? 2 + 2, कार्डिनैलिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ दिस, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था। ओके, लेकिन जब ये चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रही, जब ये चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रही तो अब यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ दिस, क्योंकि वो तो 5 हो जाएगी, लेकिन यूनियन अब भी यही रहेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 23 लिख देता हूँ, यूनियन अब भी यही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं 46 लिख देता हूँ, यूनियन अब भी यही रहेगा। ठीक है जी। सो यूनियन की कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू द इंडिविजुअल कार्डिनैलिटीज एडिशन ओनली व्हेन द सेट्स आर डिसजॉइंट्स, या इन अदर वर्ड्स ओनली व्हेन you have mutually distinct events, mutually exclusive events। मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा सा अब छोटा कर रहा हूँ
बिकॉज एक ही लाइन के अंदर मैंने सारी चीज़ें लाने की कोशिश की थी। सो ठीक है जी, अब दोबारा चलते हैं अपनी रूट्स पे, और वो ये कह रहा है कि अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं तो यू कैन अप्लाई दिस। ठीक है, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। दिस इज इन फैक्ट एन स्पेशल केस ऑफ द नेक्स्ट रूल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सम रूल ही है बेसिकली है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है एक इस रूल का, पाई रूल का, सॉरी, पाई रूल। एंड पाई रूल स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इज अगेन द सम रूल। ये भी सम रूल ही है, लेकिन ये एक ऐसा सम रूल है जिसमें हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी यूनियन की कार्डिनैलिटी निकालते हैं व्हेन ओनली वन इवेंट कैन अकर, नॉट बोथ। अच्छा जी, अब देखें, अब हम जिस सिचुएशन की तरफ आ रहे हैं ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो सम रूल ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल्स ऑफ दैट एज वेल। बट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये कहता है कि इट इज जस्ट अ सम रूल, बट देयर आर वेज दैट द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पाई रूल ये कहता है कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, लेकिन डिपेंडेंट भी नहीं है। जैसे हमने कहा ना, अगर डिपेंडेंट है तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इंडिपेंडेंट है तो फिर हम सम रूल लगाएंगे। यानी कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम सम रूल लगा रहे होंगे। लेकिन अब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है इवेंट्स, लेकिन हम काउंट सिर्फ वही चीज करना चाहते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, लेकिन हम काउंट वो करना चाहते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जैसे कि मैं इस चीज़ को अब दोबारा से जो है वो इसको मैं बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ, हम एक डिफरेंट चीज़ पे आ जाते हैं। एक इवेंट है जिसको करने के ये तरीके हैं, एक दूसरा इवेंट है जिसको करने के जी ये तरीके हैं, एक तीसरा इवेंट है जिसको करने के जी एक्स वाई और जेड ये तरीके हैं। अब दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मैं इस पर सम रूल लगा सकता हूँ। बट अगर मैं कहता हूँ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, देखें ई दो दफ़ा आ रहा है, ई अगर मैं करूँगा तो A1 भी हो जाएगा और A3 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा इस बात पे गौर करें कि आप ये तो नहीं कह रहे कि ये चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, नहीं कह सकते हम, क्योंकि सेट डिस्जॉइंट नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि ये दोनों तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्यों नहीं कह सकते आप ऐसा? इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि ये टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जिस तरह एक नेस्टेड लूप करता है। सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से A1 और A3 दोनों अकर हो रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी वांट टू काउंट ओनली दोज इवेंट्स, ओनली दोज वेज विच आर ओनली डूइंग वन जॉब। अब हम सिर्फ वो चीजें काउंट करना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ एक जॉब कर रही हैं, एक से ज्यादा वाली नहीं। जैसे कि इसमें अगर मैं काउंट करने लगता हूं तो मेरे पास Q है, W है, Y है, H है, G है, X है, Y है, A1 में E था और A3 में भी E है। सॉरी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर एक चीज को करने के एक तरीके से एक से ज्यादा चीजें हो रही हैं, ई को करने से A1 भी हो रहा है और A3 भी हो रहा है, आई वॉन्ट दैट टू बी काउंटेड एज जस्ट वन। मैं काउंट उसको एक करूंगा कि ये एक तरीका है। इवेंट बेशक उससे दो हो रहे हों, लेकिन मैं काउंट उसको एक करूंगा।
जैसे कि अब इस स्लाइड को ज़रा पढ़ें, इसके अंदर एक ऐसा जुमला है जो कि आपको ये चीज़ समझने में आसानी देगा। से देयर आर टू इवेंट्स E1 and E2 for which there are N1 and N2 possible outcomes. There are N1 and N2 ways to do that. We will rejoin the meeting in 10 minutes. For which there are N1 and N2 possible outcomes. Now, say that only one event can occur, not both. Only one event can occur, not both. Which means कि अगर आप E करते हो ना, हमारी एग्जाम्पल में जो E था, फॉर एग्जाम्पल उस E को करने से या तो A1 होगा या A3 होगा, दोनों नहीं होंगे। आर यू फॉलोइंग मी? और इसको समझाने के लिए मैं आपको दोबारा एक ऐसी चीज़ पर ले जाऊंगा जो कि हमने 4-5 वीक्स पहले पढ़ी थी, एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन और एंड एक्सक्लूसिव और में हम चीज़ को काउंट कर लेते थे अगर एक चीज़ ट्रू है या दूसरी चीज़ ट्रू है या दोनों ट्रू हैं। एक्सक्लूसिव और में हम सिर्फ तब काउंट करते थे चीज़ को जब या तो एक चीज़ ट्रू हो या दूसरी चीज़ ट्रू हो। अगर दोनों ट्रू हैं तो हम उसको ट्रू काउंट नहीं करते थे। ये और एक्सक्लूसिव और का डिफरेंस था। रिमेंबर दैट एग्जाम्पल, यू कैन हैव ईदर केक और आइसक्रीम। अगर मैं और कहता हूं, सिर्फ इसके ऊपर और अप्लाई करता हूं सिर्फ, तो एक्चुअली आई एम सेइंग कि आप केक लोगे या आइसक्रीम लोगे, दोनों भी ले सकते हो। केक लोगे या आइसक्रीम, इन दोनों में से तो कुछ लोगे ही, दोनों भी ले सकते हो। बट अगर मैं एक्सक्लूसिव और की बात करता हूं तो अब मैं ये कहता हूं कि यू कैन ईदर हैव केक और आइसक्रीम, नॉट बोथ। दोनों चीज़ें नहीं। मुझे ये पता है आप केक या आइसक्रीम में से कुछ लोगे, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ ही लोगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे पता है कि आप केक या आइसक्रीम में से कुछ लोगे और आप दोनों भी ले सकते हो, तो दैट इज़ बेसिकली और अगर मैं सिर्फ और की बात करता हूँ तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सम रूल। बट नाउ स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पाई, principle of inclusion exclusion, and that is not a sum rule, it is the rule of exclusive or. You are not doing one thing one way to do more than one events. Only one event can occur, not both. In this situation we cannot apply the sum rule. Why? Because we would be over counting the number of possible outcomes. There are the number of possible outcomes are 8 here in our particular example. Number of possible outcomes are 8, क्योंकि E को आप 2 दफ़ा काउंट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली 8। E को आप 2 दफ़ा काउंट नहीं करेंगे। Okay, so instead we have to count the number of possible outcomes of E1 and E2 minus the number of possible outcomes it common in both. 7 कहाँ से हैं? हनान कह रहे हैं 7 है ना, 7 कहाँ है हमारे केस में? y भी 2 दफ़ा है। ओ यस, y भी 2 दफ़ा है। गुड कैच। सो यस, y भी 2 दफ़ा है। इसका मतलब है ये दो चीज़ें नहीं आएंगी। द एक्चुअल नंबर इज 7, QWYHGXE, द एक्चुअल नंबर इज 7। एंड व्हाट, अब मैं सेट्स की ज़ुबान में दोबारा इसको समझाता हूँ। व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? वी आर सेइंग कि अगर मैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करता हूँ, तो ये अगर मैं सम रूल अप्लाई कर रहा होता ना यहाँ पे, अब देखें ये केस वो नहीं है सम रूल वाला, लेकिन अगर मैं सम रूल अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो यू विल सी के यहाँ पर मसला शुरू हो जाएगा। और मसला ये है कि अगर सम रूल में अप्लाई करता हूँ तो इट विल बी A2 प्लस A3। तो ये मैं सम रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा जी? 3 + 3 + 3 9, विच इज़ रॉन्ग। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप इसका यूनियन निकालोगे, यू नो कि इन तीनों का यूनियन क्या आएगा भाई? इन तीनों का यूनियन ये आएगा जो मैंने ऊपर लिखी हुई है चीज़, एंड दैट इज़ नॉट 9, दैट इज़ 7। सो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? वी आर सेइंग कि इन सबकी कार्डिनैलिटी को प्लस करें और इसमें से माइनस कर दें A1 कहाँ गया? अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करें? ये यूज़ कर लें इंटरसेक्शन के लिए, याद रहेगा। इंटरसेक्शन A2 माइनस
कार्डिनैलिटी की बात कर रहा हूँ, A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3, कोई और तो नहीं रह गया इंटरसेक्शन होने से। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आप तीनों की कार्डिनैलिटी लें, नो कर दिया ना आपने, अब उसमें से माइनस करें जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। A1 A2 में जो कॉमन है आप वो निकाल दें, एक ही दफ़ा लिखें। A2 और A3 में जो कॉमन है उसको भी निकाल दें, A1 और A3 में जो कॉमन है उसको भी निकाल दें। अब ज़रा इसको सॉल्व करें मेरे साथ साथ एंड यू विल सी कि एक्चुअली दिस इज़ द करेक्ट थिंग। A1 की कार्डिनैलिटी कितनी है जी? 3। A2 की कार्डिनैलिटी कितनी है? 3। A3 की कार्डिनैलिटी कितनी है? 3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनैलिटी कितनी है? अब आप ये बताएं ज़रा जल्दी से। A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनैलिटी, A1 और A2 कोई भी चीज़ सेम नहीं है, 0, नॉट 1, 0। A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनैलिटी 0 है। अच्छा जी, A2 इंटरसेक्शन A3 की कार्डिनैलिटी है Y भी सेम, Y सेम है सिर्फ, सो 1। एंड A1 इंटरसेक्शन A3 की कार्डिनैलिटी है जी A1 और A3 में भी एक चीज़ सेम है, E। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करें कितना बन जाता है। आई थिंक दिस शुड बी 3 + 3 = 9 -1 -1 7। ठीक है, आ गया वो नंबर। दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट। अब मसला पता है क्या है यहाँ पर? ये चीज़ मसला है, वही काउंटिंग वाला मसला दोबारा शुरू हो गया। और ये जो मसला अब शुरू हुआ है ना, ये वो चीज़ है जो कि हमने अगले टॉपिक में पढ़ना है इसी लेक्चर के अंदर होपफुली। क्या किया मैंने ये किया कि A1 का इंटरसेक्शन लिया A2 से, फिर A2 का लिया A3 से, फिर A1 का लिया A3 से। इसमें से कोई एक चीज़ मिस भी तो कर सकता था मैं। कंसिडर करें कि ये चीज़ यहाँ पर A4 भी है, A5 भी है, तो अब क्या क्या आएगा यहाँ पे? A1 A2 ये तो आएगा ही, इसके बाद क्या आएगा? गैस करें, जल्दी से बताएं। A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनैलिटी माइनस की मैंने, A2 इंटरसेक्शन A3 की माइनस की, A1 इंटरसेक्शन A3 की माइनस की, इसके बाद किसकी माइनस करूँगा? राइट, A1 इंटरसेक्शन A4 करूँगा, फिर A1 इंटरसेक्शन A5 करूँगा, फिर A2 इंटरसेक्शन A4 करूँगा, फिर A2 इंटरसेक्शन A5। कितने करूँगा मैं ये? आई एम नॉट आस्किंग इसको काउंट नहीं करना है, बल्कि आई एम ट्राइंग टू थिंक कि कितने करूँगा मैं। ये कैसे पता लगेगा मुझे? ये ऐसे पता लगेगा अगर मुझे ये पता हो कि हाउ मैनी, बेयर विद मी, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस can be made of those combinations, permutations. What am I doing? I am counting. ठीक है, again the same problem is arising. So coming back to our topic, और वहीं से बात को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो like it said कि instead we have to count the number of possible outcomes of E1 and E2 minus the number of possible outcomes common in both, number of ways that you can do both tasks. If again we think them as sets, we have यूनियन अगर हम करेंगे तो माइनस कर देंगे। अगर दो सेट्स हैं तो सिर्फ उन दोनों की इंटरसेक्शन कर देंगे, इजी पीजी। बट जब सेट्स बढ़ जाएंगे ना, फिर मसला शुरू हो जाता है। सो इसके कुछ लेमाज एग्जिस्ट करते हैं, और वो ये लेमाज हैं। एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। पहला लेमा तो अभी हमने देख लिया कि अगर आपने यूनियन की कार्डिनैलिटी निकालनी है दो नॉन डिसजॉइंट सेट्स की, तो आप उनकी कार्डिनैलिटी को प्लस करें और इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, कार्डिनैलिटी को। अगर आपने इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी निकालनी है ना, तो इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी होती है कि ए की कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी जितनी भी है, ए की फॉर एग्जांपल 4 है, बी की है 300, तो दोनों में से जो मिनिमम है ना, मिनिमम 4 और 300 में से मिनिमम क्या है? 4। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी या तो 4 होगी या उससे लेस होगी, लेस देन और इक्वल टू 4। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी आपके छोटी कार्डिनैलिटी वाले सेट के नंबर से बड़ी हो जाए। आपके ए और बी में से छोटी कार्डिनैलिटी थी 3 और आपके इंटरसेक्शन आ रहा है जी 4, ऐसा मुमकिन नहीं है, यू नो दैट। ठीक है, सो ये इस तरह के कुछ लेमाज एग्जिस्ट करते हैं पाई के अंदर। तो बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो आप जाकर खुद देख लीजिएगा कि क्यों हैं और उसमें किस तरह की वर्किंग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं
एक थ्योरम बस ये वाला और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम क्लास को फिनिश करते हैं होपफुली। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ही हैं आई थिंक, फिर हम डायरेक्ट सब्जेक्शंस पे चले जाएंगे। यस, तो बस एग्जांपल्स आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, a very interesting theorem in my opinion. For example, there are these sets, A1 एक सेट है, A2 एक सेट है, A3 है, A4 है, A5 है, अप टू AN है। ये मैं आपके सामने लिखता हूँ ज़रा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मिटा रहा हूँ मैं सब चीज़ें, ये जरा चले जाता हूँ, क्या पता आप कहें। A1 एक सेट है, A2 एक और सेट है, चलें सेट भी लिख देते हैं साथ साथ। फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर है जी 3, 5, 7, और इसके अंदर है जी 7, 0, 4। A3 है जिसके अंदर है जी 1, 56 और 32। A4 है जिसके अंदर है जी 9, 4, 56, दैट्स इट। अच्छा, अब ये वो सेट्स हैं, 4 सेट्स हैं, इनकी यूनियन की कार्डिनैलिटी क्या होगी? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वुड बी द कार्डिनैलिटी ऑफ देयर यूनियन। लेट्स स्टार्ट। वही प्रॉब्लम जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले टीज की थी। कार्डिनैलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। ये राइट, कार्डिनैलिटी क्या होगी? क्वेश्चन इज दैट। आई एम नॉट सेइंग कि ये इसी की आप बताएं क्या होगी, बट जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, इसकी कार्डिनैलिटी भी 3 है, इसकी कार्डिनैलिटी भी 3 है, और इसकी कार्डिनैलिटी 2 है। अच्छा, अब वैसे अगर ये डिसजॉइंट सेट्स होते तो 3 + 3 + 3 + 2 से सम रूल अप्लाई हो जाता, पाई के ऊपर जाना ही नहीं पड़ता अगर ये डिसजॉइंट होते तो। बट दिस आर नॉट डिसजॉइंट। 7 2 दफ़ा आ रहा है आई थिंक, और भी कोई चीज़ 2 दफ़ा आ रही होगी। 5 को 2 दफ़ा कर लेते हैं, चले हम। तो एक सिंपल चीज़ है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट देर इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड दैट। सो एनीवेज, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? हमें देखने से तो अंदाज़ा हो रहा है कि भाई इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 3 + 3 + 3 9 + 2 हो जाएगी 11। 11 में से आप जो सेम है आप उनको निकाल दें तो फिर आपके पास बच जाएगी कुछ, ठीक है। 4 तो नहीं होगी, आई एम श्योर 4 से तो ऊपर होगी। अच्छा, आप शायद ये बता रहे हैं कि 4 भी डबल आ रहा है, 4 2 दफ़ा आ रहा है। ओके, यस। सो एनीवेज, व्हाट वुड बी द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर पाई रूल को अप्लाई करते हैं तो वी विल से कि इसकी कार्डिनैलिटी होगी A1, कार्डिनैलिटी ऑफ A1 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A2 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A3 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A4। अगर ये डिसजॉइंट होते तो यहीं तक बात ख़त्म हो जाती, बट इट इज़ नॉट एंडेड हेयर। व्हाट इज़ इट डूइंग? अब देखें, अब जो फार्मूला आपको बता रहा है उसके हिसाब से सोचें ज़रा। फार्मूला आपको ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सम, सिग्मा का मतलब होता है सम फॉर एवरी आई A ऑफ आई। इसकी कार्डिनैलिटी सम कर दें। पहले आप A1 रखें, कार्डिनैलिटी ऑफ A1, प्लस कर दें कार्डिनैलिटी ऑफ A2, प्लस कर दें कार्डिनैलिटी ऑफ A3। जितने आपके पास आई है ना, मेरे पास 4 हैं आई, 1 2 3 4, तो आप चारों की रख के सम कर दें उसको। यहाँ तक तो काम हो गया। उसके बाद ये कह रहा है क्या काम करें? उसके बाद माइनस कर दें इस चीज़ को, यानी कि आप दोबारा कार्डिनैलिटी लें, लेकिन अब इस चीज़ की कार्डिनैलिटी लें, विच इज़ वॉट? ए समथिंग इंटरसेक्शन ए डिफरेंट समथिंग, आई और जे। आई और जे यानी कि 1 1 की नहीं ले रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन, 1 2 की लूँगा, या फिर 2 5 की लूँगा, या फिर 2 1 की लूँगा। बट ये भी बता रहा है कि आप 2 5 की नहीं लोगे या 2 3 की नहीं लोगे, सॉरी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ए आई इंटरसेक्शन ए जे, क्या कह सकता हूँ मैं? ए आई इंटरसेक्शन ए जे अपने केस में मैं ये कह सकता हूँ कार्डिनैलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। ये आई हो गया मेरा, ये जे हो गया। 3 इज़ आई, 2 इज़ जे, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये कह रहा है इस तरह के जितने भी पेयर्स हैं उन सबका सम करें, लेकिन ये इस तरह का पेयर नहीं है। इट इज़ सेइंग कि हर वो आई जे उठाएं जहाँ पर आई लेस देन हो जे से, जहाँ पर आई लेस देन हो जे से। क्या यहाँ आई लेस देन है जे से? नहीं।
तो मेरा आई लेस देन जे अब होगा, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि भाई इन सब को प्लस करें, किन सब को, ये ब्रैकेट मेरा फॉलो करें ज़रा, माइनस सिग्मा ऑफ ऑल दिस, यानी सम ऑफ ऑल दिस, व्हाट सम ऑफ व्हाट, मैं माइनस थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर हूँ अभी मैं, ठीक है, माइनस सम ऑफ ऑल दिस, सम ऑफ इनके इंटरसेक्शन प्लस एक और इंटरसेक्शन भी होगा जहाँ पर आई छोटा होना चाहिए जे से, तो वो हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A3 मेरे केस में, प्लस एक और हो सकता है A1, बताएं ज़रा साथ साथ और कौन कौन से हो सकते हैं, A4, प्लस क्या और हो सकता है, क्या A इंटरसेक्शन A में कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या क्या नंबर लिखूँ कि I छोटा हो J से, क्या नंबर आएगा यहाँ पे, और I की जगह क्या लिखूँ, J की जगह क्या लिखूँ, और कोई पेयर बताएं। 1 2 में आई 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 3, 1 इज़ लेस देन 4, और क्या हो सकता है पेयर, राइट, गुड, A2 A3 हो सकता है, सॉरी A2 और A3 हो सकता है, राइट। इसी तरह सम कर रहे हैं, देखिए सिग्मा है तो मतलब सम कर रहे हैं, इसी तरह A2 A4 भी हो सकता है, गुड गुड गुड, कीप इट अप, कीप टेलिंग मी, जगह मैं बना लूँ, और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस और क्या बताया आपने, A3 A5 बता रहे हैं, राइट, लेकिन 5 नहीं है हमारे पास, 4 तक है ना, तो हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे काम कर रहे हैं। A2 A4 हो गया, A3 A4, यस A3 A4 हमने शायद नहीं लिखा अभी तक, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट, ठीक है। तो चलें ये काम तो हो गया, लेकिन फार्मूला यहाँ पर एंड नहीं हुआ, वो कह रहा है कि अब 3 और को चेक करो। अभी तो आपने 2 के पेयर बनाए हैं ना जनाब, 2 को छोड़ो, अब 3 पेयर्स पर आओ। ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके 2 में सेम ना हो लेकिन तीनों में सेम हो, उनको भी आपने निकालना है बाहर। चलें अब ये काम करते हैं, 3 का पेयर बनाएं, आई जे के ले आए, यानी कि अब वही काम करें लेकिन अब 3 के साथ, आई जे और केस वही है, आई शुड बी लेस देन जे, जे शुड बी लेस देन के। सो लेट्स सी, और हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम और ले आए यहाँ पे, अच्छा इस दफ़ा प्लस करेंगे हम, रिमेंबर जब आप पेयर बना रहे हैं 2 का या इवन नंबर्स का, 2 का बनाएं, 4 का बनाएं, 6 का बनाएं, तो माइनस कर रहे होंगे उससे पहले आप, और जब आप ऑड नंबर का बनाएंगे ना, फार्मूला ये कह रहा है 3 का पेयर बना रहे हैं, 5 का पेयर बना रहे हैं, पेयर मतलब समझ जाएं आप, कलेक्शन बना रहे हैं, 7 की कलेक्शन बना रहे हैं, तो उस केस में प्लस आएगा। तो अब इस केस में ये कह रहा है प्लस लगाओ अब जनाब, अब माइनस नहीं, अब यहाँ प्लस लगा दो इस जगह पे, ठीक है जी, प्लस लगा देते हैं, अंदर हमने सिग्मा ही करना है। तो अब मुझे बताएं पेयर क्या क्या होंगे। सबसे पहला पेयर नासिर सईद ने बताया मुझे, ही सेइंग कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कर दें, ओके, फिर मैं प्लस कर देता हूँ, किससे करूँ जी, A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 कर दें, और इसके अलावा कुछ हो सकता है, A1 A2 A4, गुड, राइट, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 हो सकता है, गुड, व्हाट एल्स, A2 3 4 आई थिंक मैं कर चुका हूँ, यस 1 3 4 होगा, राइट, A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और कोई हो सकता है, हो तो मुझे बता दें, मेरे जहन में नहीं आ रहा, और आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर थिंग। अच्छा अब ये ज़रा गौर करें कि इसके बाद अब अगला क्या करेंगे हम, अब हम 4 का पेयर बनाएंगे, और चूंकि 4 का बना रहे हैं, इवन नंबर का बना रहे हैं, तो हम उससे पहले लगाएंगे माइनस लगा के हम इवन नंबर के पेयर बनाना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी केस के ऊपर आई शुड बी लेस देन जे शुड बी लेस देन के शुड बी लेस देन एल। तो अब इस केस में सिर्फ एक ही बनेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हैं ही 4, A3 A4। बट ये फॉर्मूले में ये कह रहा है कि जब आप लास्ट वाली चीज़ करें ना, तो उसमें -1 प्लस n पावर n+1 को भी मल्टीप्लाई करें साहब, लेकिन ओनली इन दैट केस जब आपने प्लस किया हो, यानी कि जब आप अब जो कलेक्शन बना रहे हैं वो ऑड नंबर्स की हो। अगर ऑड नंबर्स की कलेक्शन, इसी ऑड नंबर्स की कलेक्शन में आ रहा है ना, +3 में आ रहा है, 5 में आएगा, 7 में आएगा, ऑड नंबर्स ऑफ कलेक्शंस में
अगर आपकी लास्ट चीज़ आ रही है, अगर आपका लास्ट पेयर ऑड नंबर ऑफ कलेक्शंस में बन रहा है तो फिर आप -1 पावर प्लस n+1 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन हमारा ऐसा केस नहीं है, हमारा लास्ट जो बन रहा है दैट इज़ एन इवन नंबर, माइनस आ रहा है उसमें, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी क्या जवाब आता है हमारे पास। चलें, a1 की कार्डिनल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूरी एक ही एक्सप्रेशन है। a1 की कार्डिनैलिटी इज़ 3 प्लस a2 की कार्डिनैलिटी 3 प्लस a3 की कार्डिनैलिटी 3 प्लस a4 की कार्डिनैलिटी 2 प्लस सॉरी माइनस। अब इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें। अब विदाउट इवन थिंकिंग, ज़रा साथ साथ मुझे बताते जाएं, विदाउट इवन लाइक राइटिंग, बताते जाएं देख कर सिर्फ। a1 इंटरसेक्शन a2 की कार्डिनैलिटी क्या है? 1। गुड। व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a3? मैं करता जा रहा हूँ, मुझे बस वेरीफाई कर दें, गलती होगी तो बता दीजिएगा बीच में। a1 इंटरसेक्शन a3 की कार्डिनैलिटी है जी 0, कोई चीज़ सेम नहीं है। a1 a3 राइट, नहीं 5 है, 1 आ जाएगी इसकी भी। गुड। a1 a4 नथिंग, 0। और a2 a3 0, a2 4 1, a3 4 0, दैट्स इट। अच्छा, अब प्लस पे आ गए, अगले ब्रैकेट पे आ गए हम। और a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? 1 2 और 3 तीनों में। आई थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि तीनों में हो। 5 2 में है, 7 भी 2 में है, 0। प्लस 2 3 और 4 में कौन सी चीज़ कॉमन है? तीनों में हो, जो 4 नज़र आ रहा है लेकिन वो तीसरे में नहीं, 9 भी नहीं है, तो ये भी 0। प्लस a1 2 4 में क्या है कॉमन? 1 2 7 आ रहा है लेकिन 7 नहीं है नीचे, तो 0 अगेन। गुड, कीप इट अप, कीप द आंसर्स कमिंग। और a1 3 4 में भी आई थिंक कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 5 5 नहीं है, 0। ठीक है जी। माइनस 1 2 3 4 चारों में कोई चीज़ कॉमन है? नहीं, 0। द आंसर वुड बी नाउ, द आंसर वुड बी 3 + 3 9 10 11, 11 -1 -1 कितना हो जाएगा? 11 में से 2 9 9 8। आई थिंक द कलेक्टिव आंसर वुड बी 8, राइट। एंड आई थिंक दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका यूनियन जो है उसमें आएगा जी 3 5 7। लिख देता हूँ मैं पहले सारे, फिर सेम वाले मिटा देंगे हम। 7 0 4 1 5 32 and 9 and 4 and 9 4 रह गया। अच्छा, इसमें से देखें 5 2 दफ़ा आ रहा था, 5 मैंने मिटा दिया। 7 भी 2 दफ़ा आ रहा था आई थिंक, 3 5 7 0 4। अच्छा 7 नहीं लिखा मैंने दोबारा, 1 5 32 9 4 4 आई थिंक 2 दफ़ा आ रहा है। अब देखें कितने आ गए इस यूनियन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्टली वही नंबर जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो दिस इज़ अ रूल ऑफ पाई, पाई का रूल है ये, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और इसकी काफ़ी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, ये सारी आप जाकर देख लेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 300 इंक्लूसिव ऑफ 1 and 300 आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 5 and 7। सारी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जाकर लाजमी आप लोग देखिएगा ये, और अपनी तरफ से भी लाजमी प्रॉब्लम्स कोई ना कोई सॉल्व कीजिएगा। इस फॉर्मूले के ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी इसके आउटलुक समझ लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या कह रहा है। ये एप्लीकेशन बता रहा है एक्चुअली पाएगी कि it can be used to count the number of onto functions. Remember surjective functions? Surjective functions ऐसे functions होते थे जिसमें हर एक इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आप पाई को ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपने यहाँ पर भी वही बात की कि हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज हो, यानी कि एक काम हो रहा है तो उसके साथ एक से ज़्यादा काम ना हो रहे हैं, या तो एक हो या दो, या वो भी ना हो। दोनों दो चीज़ें नहीं हो सकती एक ही चीज़ पे मैप। वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, वही एक्सक्लूसिव और वाली चीज़ के दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, कोई एक होगी उन दोनों में से।
यही चीज़ आप सर्जेक्शन की यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की। 3-2 का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको इस तरह से शो किया जाता है ब्रैकेट्स में ऊपर नीचे लिखते हुए। पिजन होल प्रिंसिपल पे बस बात करते हैं, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल स्टार्ट कर लेते हैं जी। बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास पिजन होल के नाम से ही समझ लेते हैं हम कि क्या है, उसके बाद फिर हम दूसरे एग्जांपल पे आएंगे। इफ़ देयर आर 8 होल्स इन अ ट्री, 8 रूट्स, ठीक है, रूट्स ऐसे समझ लें घोंसले को कह रहे हैं कि भाई दरख्त के अंदर एक जगह बनी हुई है। अगर 8 घोंसले बने हुए हैं ना एक दरख्त में, 8 नेस्ट्स, 8 रूट्स, 8 होल्स, और पिजन्स हैं 9 या 9 से ज़्यादा, 10 हैं, 12 हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि उन 8 में से कोई एक एटलीस्ट ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा पिजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि होल्स 8 हैं और पिजन्स 9 हैं। तो अगर बेस्ट केस सिनेरियो 7 के अंदर एक एक है, 8वें के अंदर फिर 2 होने चाहिए, या इवन अगर आप कोई खाली भी रहने देते हैं तब भी एक से ज़्यादा अब हो जाएंगे। बट माई पॉइंट इज कि एटलीस्ट 1 ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन्स हैं। दैट इज़ माई पॉइंट, एक एटलीस्ट ऐसा होगा। और यही कह रहा है ये थ्योरम कि इफ़ k + 1 और मोर, यानी इस तरह मैंने कहा ना 9 या 9 से ज़्यादा, अगर होल्स 8 हैं और आपके पास चीज़ें ऑब्जेक्ट 8 से ज़्यादा हैं, या तो एक ज़्यादा हो या उससे भी ज़्यादा हो। सो इफ़ k + 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन k बॉक्सेस, अगर आपके पास बॉक्सेस k हैं और ऑब्जेक्ट आपके पास या तो k + 1 है, एक ज़्यादा है, या उससे भी ज़्यादा है, देन देयर इज एटलीस्ट 1 बॉक्स। गारंटी एटलीस्ट की दे रहा हूँ मैं, एक से ज़्यादा की नहीं दे रहा हूँ, हो सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है। गारंटी मेरी ये है, प्रिंसिपल ये कह रहा है पिजन होल कि एटलीस्ट 1 बॉक्स ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, एटलीस्ट एक ऐसा होगा। ये एक फंडामेंटल टूल है एलिमेंट्री डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। इसको डिरिख्लेट-टॉर प्रिंसिपल भी के नाम से जाना जाता है, डिरिख्लेट बॉक्स प्रिंसिपल, लेकिन मोस्ट कॉमनली नाम इसका जो है वो पिजन होल प्रिंसिपल है। सीमिंगली इट इज़ सिंपल बट इट इज़ वेरी पावरफुल। क्या क्या किस चीज़ों में इसकी एप्लीकेशंस है, सुनिएगा ज़रा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कह रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के अंदर बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक उसकी पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर है। क्या क्या है? कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैश फंक्शंस हैविंग कोलिजन, प्रोबेबिलिटी हैश फंक्शन हैविंग कोलिजन। इसको ऐसे समझ लें कि आप कहते हैं कि भाई CNIC के ऊपर 5 चीज़ें रजिस्टर्ड हो सकती हैं। रिमेंबर, आप सिम्स का एक वो रूल है पाकिस्तान में कि आप जो मोबाइल सिम है वो एक CNIC के ऊपर 5 सिम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन एक CNIC जो है वो एक ही शख्स का होता है, 2 शख्स के एक ही CNIC नंबर नहीं होते हैं। दैट इज़ अ यूनिक एलिमेंट फॉर एवरीवन। अगर आप ये कहते हैं कि आपके मुल्क में 10 CNIC नंबर हैं और लोग 11 हैं, इसका मतलब है कि कोई एक CNIC नंबर ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा को असाइन हो चुका है। हैश फंक्शन पढ़ेंगे आगे जाके आप डेटा स्ट्रक्चर्स में। प्रूविंग दैट देयर कैन बी नो लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिदम कंप्रेसिंग ऑल द फाइल्स टू विद इन अ सर्टेन राशन। कंप्रेस करते हैं आप जब फाइल्स को, अगर एक बॉक्स है जिसमें आप 8 चीज़ें रख सकते हैं और अगर आप उसमें 9 चीज़ें रखना चाहें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप उस 8 वाली चीज़ में 9 चीज़ें रखना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कोई एक चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि उसमें आई 8 चीज़ें सकती हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने उसमें 9 रख दी हैं, इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में अप्लाई होते हैं, और इसका लेमा बड़ा बड़ा एक इंटरेस्टिंग लेमा है जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा है कि फॉर 2 फाइनाइट सेट्स A, B, देयर एग्जिस्ट्स अ बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम A to B if and only if cardinality of A is equal to cardinality of B। बाइजेक्शन याद है? बाइजेक्शन का मतलब ये होता था फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें A के तमाम प्री इमेज की इमेजेस मौजूद हों B के अंदर। ये तो खैर फंक्शन की डेफिनेशन है। बाइजेक्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। इंजेक्टिव का मतलब ये है कि हर एक प्री इमेज की
इंजेक्टिव किसे कहते थे, सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख के बगैर मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। इंजेक्टिव ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक इमेज की एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। ये ऐसा ना हो कि आप कहें कि आपका ए और बी दोनों की इमेज एक ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग इमेजेस हों। और दूसरा ये कि वो भी होना चाहिए सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपकी डोमेन के को डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि किसी की इमेज ना हो। तो अगर ये सीन होगा तो ये तभी हो सकता है जब आपके ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स की तादाद बराबर हो। और तादाद बराबर होने का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट के बॉक्सेस एंड के पिजन्स एग्जैक्टली तभी होंगे जब आपका फंक्शन बाइजेक्शन हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, सो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन लास्ट क्लास आई थिंक एज वेल कि नेक्स्ट वीक देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका क्विज हो, इसी लेक्चर में से होगा या फिर इससे पिछले रिलेशंस वाले लेक्चर्स में से हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं उसके लिए आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा उस वक्त भी, इसमें कोई इशू नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी यू कैन राइट मी अप ऑन ईमेल एज वेल, या अभी पूछना चाहें तो अभी आप यू कैन राइट मी ऑन चैट बॉक्स। And the class is dismissed. Thank you very much. ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्विज का टॉपिक वही है जो कि लेक्चर हमने स्टार्ट किया है ना, बस उसी में से हम ले लेंगे। उससे पिछला लेक्चर में से आई थिंक हो चुका है क्विज, बस जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया है उसको हम कंप्लीट भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिर क्विज लेंगे, तो वो फिर उसी तरह हो जाएगा। फाइनल पेपर कब होगा? 25 जनवरी से स्टार्ट है हमारे पेपर्स। उसकी सारी अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो लास्ट वीक में मैं आपको कर दूंगा, जो 13th वाला वीक होगा। यस, 4 क्विजेस होंगे और 3 के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। यस, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।